हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, यही किताब से हम पढ़ा रहे थे और ज्योग्राफी चल रहा था आपका 30 तक हम कल करवा दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब अगला आप 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन से करवाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो आपका काली नदी, पोनानी या पेरियार। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पेनानी। देखिए आपका कि कौन कौन शिफ्ट में पूछा गया है। 2.0 2.0 में 2023 में पूछा गया है, पेपर 3। ठीक है, आपका डिटेल पढ़ते हैं। दी गई नदियों में पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र का सबसे बड़ा पोनानी नदी का जल प्रपात क्षेत्र 5397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर और कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5189 वर्ग किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है। यह पानी नदियों द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। ठीक है दोस्तों, एकत्र होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत कितना है? कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत कितना है? तो आपका 300, 150, 30 मीटर, मतलब देखिए तो आपका 30 मीटर है। 30 मीटर ये पहले भी हम करा चुके हैं। तो देखिए 2023 में पूछा गया है। और तो कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। ये चीज़ याद रखिएगा। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका नारायणी है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो नारायणी है। इसका डिटेल देखिए। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसका कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर की मतलब भारत में विस्तार है, मतलब विस्तृत है। तो कितना है आपका? नेपाल में 185 किलोमीटर और ये नेपाल में, तथा भारत में कितना है? 445। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो किस गांव से? तो ओरमांझी कहाँ है? झारखंड में ओरमांझी। देखिए डिटेल में। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी क्या है? प्रमुख सहायक नदी प्रमुख सहायक नदी मिटा हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा। कांची तथा खरकई है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मिटा हुआ। 35 नंबर है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? जोग, सारावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी। उपयुक्त में से
आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं डिटेल। धुआंधार जलप्रपात उत्तर प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी पर, जबकि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर। तो सभी मतलब गलत ही है, ठीक है। और क्या है ये, कावेरी नदी पर, ठीक है। जोग प्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिम कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात, इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। इसका नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात है। क्या है, लेखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लेखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको अरुणाचल प्रदेश में लेखा पानी हिमनद भारत किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसका डिटेल। लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखा पानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा में पर स्थित है। ध्यातव्य यह है कि लेखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। एक नगर भी है जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। नगर है जो कि चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो आपको सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, तो प्रयुक्त में से कोई भी नहीं है, जो भी ऑप्शन में है। आपका डिटेल देखते हैं, उसमें है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। पूर्व की ओर बहती है। यह तीन देश चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। चीन में तिब्बत पठार पर इससे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग, लोहिती, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है दोस्त। इसको फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 38 है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो आपका उत्तम विधि क्या होगा, बाढ़ को रोकने के लिए, यह गलत है। बाढ़ को रोकने के लिए, देखिए, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण, वृक्षरोपण। वृक्ष अपना जड़ों के माध्यम से बहुत सारे जल अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। तो ये ऑप्शन ए है, गलत है, ठीक है। आपका बी वन रोपण होगा, ठीक है। देखिएगा दोस्त, 39 है क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 143वां स्थान है, ठीक है। 133वां स्थान है, ठीक है। विश्व संस्थान के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत 164 देशों में 133वें स्थान पर है, ठीक है। 164 में से 133वें स्थान पर है। देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता मात्र
कितना 1544 क्यूबिक मीटर है, जो वैश्विक औसत 3000 क्यूबिक मीटर से काफ़ी कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो आपका कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल तट पे, ना कि गोरो खासी और जनजातीय पहाड़ी पर, कोरोमंडल तट पे। देखिए पढ़ते हैं डिटेल। अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में जल वाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी के फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो देखिएगा फिर से, अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तट क्षेत्र पर कोरोमंडल, कहाँ होता है? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर कोरोमंडल में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होती है? तमिलनाडु में कोरोमंडल। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण क्या होता है? तो आपको अभी हम लोग पढ़े थे, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण। देखिए यहाँ पर पढ़े थे, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, शीत ऋतु में तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण ये लौटते मानसून पवनों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 42 नंबर। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। भारत में कब होते हैं? तो आपका इसमें से कोई नहीं है, देखिएगा डिटेल। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो कब होती है? भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। ठीक है, उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। चक्रवात कब बनते हैं? अक्टूबर और नवंबर में। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। तो क्या होता है? अक्टूबर और नवंबर में चक्रवात होते हैं, तो ये खतरनाक वाले होते हैं। ठीक है, तो 43 नंबर क्या है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो आपका क्या होगा? तो अक्टूबर नवंबर भी पढ़ रहे थे हम लोग, तो अक्टूबर 15 अक्टूबर। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बहते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिससे मानसून का निर्वातन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः 15 अक्टूबर से होता है। ठीक है, 15 अक्टूबर में होता है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन 44 क्या है? ट्रिवार्थो के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो आपका उपोष्ण मानसून जलवायु। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ते हैं। ट्रिवार्थो के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण
मानसून प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागर जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यह रसेदार प्राकृतिक के फलों का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 45। ठीक है, तो 45 में निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो ठीक है, अगला इसका भी डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल कोई भी नहीं होगा इसमें से। यह गंगा और उसकी सहायक नदी का अफवाह क्षेत्र में स्थित है, नहीं है। देखिएगा इसका डिटेल। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार के छोड़कर के क्षेत्र शामिल हैं। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया है। यह प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपयुक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता, अतः अवशिष्ट उत्तर ई है। ठीक है, उसमें से कोई नहीं होगा। देखिए इसका भी जो हम डिटेल पढ़े थे वही क्वेश्चन फिर से आया है। 46 नंबर GT ट्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो क्या है? पश्चिमी तट। क्या है? पश्चिमी तट। अभी पढ़े थे डिटेल, फिर से पढ़ते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस ट्रिवार्थ ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। ट्रिवार्थ के अनुसार दुनिया के 7 प्रमुख जलवायु क्षेत्र है। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिम तट के तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ठीक है, अगला चैप्टर है, मतलब अगला चैप्टर वन क्षेत्र। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? सागवान के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागवान वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागवान वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं 48 नंबर। गंगा डेल्टा के सदाबहार होना चाहिए। सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसमें आपका सुंदरवन, सुरेंद्र नगर नहीं, सुंदरवन होगा। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो कांटेदार जंगल झाड़ियों ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है। इसीलिए यह कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। घास के मैदान
क्या है, झाड़ झंझार वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित है। उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आपका अवर्गीकृत वन ही कहा जाता है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। घास के मैदान, झाड़ झंझार वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी होते हैं। संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। इससे लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार के अवशिष्ट विकल्प डी होंगे। ठीक है, तो आपका देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? आपका देखिए डिटेल, ऑप्शन भी डिटेल भी है आपका 25, 33 और 39। तो आप बी ऑप्शन है। ठीक है, देखिए किस में पूछा गया है। आपका स्कूल टीचर वाला में है 2023 का शिफ्ट 2 में। तो इसका डिटेल देखते हैं। आपका भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न है। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल, वृक्ष भूमि। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद प्राकृतिक, अगला चैप्टर है प्राकृतिक आपदाएं। तो क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है? तो आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालयी क्षेत्र, ये सब में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं। भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुरा शिवालिक मध्य भारत के पठार पर भी क्या है, यादकदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54। तो आपका निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से सबसे अधिक प्रभावित है? तो आपका कौन सा प्रभावित है? मालाबार, कोरोमंडल, कोकण। तो आपका कोरोमंडल है। ठीक है, तो डिटेल देखते हैं। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यह पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल उत्तरी सरकार है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों
का 58% यानी 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतह आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं आपका क्या है विचार में। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। 30 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या माना जाता है? हीट वेव। ठीक है, दूसरा है यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। पहाड़ी इलाके पर, यहाँ क्या है? मैदानी इलाके में 30 डिग्री और पहाड़ी इलाके पर 40 डिग्री, तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो प्रयुक्त में से डी है, ना तो 1 है ना तो 2 है। ठीक है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ था, यहाँ 40 डिग्री है, तो आपका गलत है, 40 डिग्री होना चाहिए। मैदानी इलाके में 40 डिग्री से अधिक होता है तो होता है वेव हीट माना जाता है। और किसी पहाड़ी इलाके पर तो इसका अपोजिट हो जाएगा, पहाड़ी इलाके पर 30 डिग्री है और मैदानी इलाके पर 40 डिग्री है, तब जाकर वेव हीट माना जाता है। ठीक है, अगला है चट्टान, शैल एवं मृदा। तो मृदा का क्या है? पलवार। मृदा का पलवार करना संबंधित है। क्या संबंधित है? तो आपका देखिए डायरेक्ट ऑप्शन पे, मृदा की नमी के बनाए रखने से मृदा का पलवार करना संबंधित है। देखिए डिटेल, मृदा का पलवार का प्रमुख उद्देश्य मृदा की नमी को बनाए रखना। पलवार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मृदा के पत्तों, पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जो खेत में नमी मतलब कायम रखती है। ठीक है, 57 नंबर है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? गंगा का मैदान किस मिट्टी से भरा हुआ है? तो आपके ये जलोढ़ मिट्टी से गंगा का मैदानी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से, ना कि काली और लाली मिट्टी से। ठीक है, गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटाश, चूना और फास्फोरस एसिड प्रचुर मात्रा में पाई जाता है। जलोढ़ मिट्टी के मुख्यतः वागर यानी पुरानी जलोढ़ और खादर नई जलोढ़ से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो 60 नंबर तक क्वेश्चन पे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपको कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, तो 1 से अधिक इसमें है ऑप्शन में। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुन काली मिट्टी, चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। इसमें क्या है? इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। इससे जलधारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक
लेटेराइट मिट्टी है? किस राज्य में अधिक सबसे लेटेराइट मिट्टी है? तो आपका मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में। तो इसका डिटेल देखते हैं। उपयुक्त विकल्प में से मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी क्रमशः लोहे, लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। धारावाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही है, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, जो कि झारखंड में है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अभ्रक खानों को बंद कर दिया गया, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, नोट में भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए। भारत के अभ्रक के कुल भंडारण लगभग 99% आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में भी स्थित है, मतलब वहाँ भी स्थित है। लेकिन अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन में सिर्फ यही है, इसीलिए इसी को लिए है, और बाकी सब भी जगह भी पाया जाता है। 99% आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ से अगला वीडियो बनेगा कल। ठीक है दोस्तों, बाय।